नमस्कार, प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे केमिकल खेती में हो रहे नुकसान के बारे में, क्योंकि केमिकल खेती से आज के समय में जिस तरह हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, खेत की मिट्टी खराब हो रही है और उपज घट रही है, और दूसरी तरफ किसानों की लागत बढ़ रही है। तो इस केमिकल खेती से हम कैसे निजात पाएँ और हम कैसे अपने उत्पादन के वृद्धि के साथ साथ किसान अपने इनकम में कैसे इजाफा करे, उसका क्या समाधान है, आज इस विषय पर हम चर्चा करने आए हैं। क्योंकि आज के समय में हर जगह प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की चर्चा की जा रही है कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती करके किसान अपने लाभ का दायरा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे केमिकल खेती में प्रति एकड़ धान की खेती करने से 5 से 6 हज़ार रुपया खर्च आता है, वहीं प्राकृतिक खेती या जैविक खेती करने से यदि मात्र 500 से 1000 रुपये का खर्च आता है। और इस समय इस बात की चर्चा पूरे देश में चल रही है और सरकार भी प्राकृतिक खेती पर जोर दे रही है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि तत्काल में हम प्राकृतिक खेती की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकते, उसको धीरे धीरे ही चेंज करना पड़ेगा। इसलिए आज हम इन सब विषयों पर आज चर्चा करेंगे कि हम प्राकृतिक खेती का क्या भविष्य है, हमारे देश को ये कैसे समृद्ध बना सकता है। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूरी दुनिया की नज़र हमारे देश पर थी। उस दौर में हमारे पास न तो कोई उद्योग धंधे थे और न ही बड़ी बड़ी कंपनियां, और उस दौर में हम केवल खेती पर निर्भर थे और हम बम्पर अनाज पैदा करके बहुत खुश थे। और उस वक्त में कृषि ही हमारे देश के आर्थिक विकास का मूल मंत्र था। और आज के दौर में ये बात तब सच साबित हुई जब कोरोना काल में एक के बाद एक औद्योगिक कंपनियां बंद होती चली गई। सरकारें आज जो दमखम भर रही हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, उसके पीछे धरती पुत्र की मेहनत है। सच्चाई ये है कि कोरोना काल में जब हमारे सारे लोग घर में डर के दुबके हुए थे, तब ये धरती पुत्र कहे जाने वाले किसान बिना डरे अपने अपने घरों से निकलकर खेती के लिए धरती का सीना चीर रहे थे। देश के लोगों का पेट पालने के लिए खेतों में बीज बिखेर रहे थे, ताकि देशवासियों को संकट के दौर में अनाज की कमी ना हो। आज जो 135 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध हो पा रहा है, वो धरती पुत्र किसान और उनकी खेती के दमखम के कारण हो रहा है। कृषि में इतनी ताकत है कि यहाँ से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मुहैया करा सकता है, साथ ही देश के आर्थिक पहिए को फर्राटे की सैर भी करा सकता है। आजादी के बाद देश के सामने बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन का इंतजाम करना एक चुनौती के रूप में सामने आई। सरकार के सामने अनाज के भंडार बढ़ाने की जरूरत आन पड़ी। सरकार और नीति निर्धारकों ने अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिए नए अनुसंधान के जरिए उन्नत बीज और रासायनिक खादों के इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। इसे किसानों ने स्वीकार भी किया और देश भुखमरी की कगार पर पहुंचने से बच गया। यहीं से देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति का ही प्रभाव है कि कहां हम पहले अनाज का आयात करते थे और आज दुनिया के 10 बड़े निर्यातक देशों में हम शुमार हैं। लेकिन इस सफलता को पाने में हमने बहुत कुछ खोया है। रासायनिक खादों के निरंतर इस्तेमाल से हमारी उपजाऊ जमीनें खराब होती चली गई। केमिकल युक्त खाद्यान्नों के चलते लोगों में नए नए तरह की बीमारियां पनपी। साथ ही रासायनिक खेती से किसान की लागत भी बढ़ती चली गई और किसान गरीब का गरीब ही रह गया। खाद तो सबसे अच्छा होता है गोबर का। जी, जैविक खाद उसी को बोलते हैं। उससे अच्छा तो कुछ नहीं होता, लेकिन अब लोग उतना तैयार नहीं कर पाते।
अब ये नया नया ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, ये अच्छी होती है। बाकी जो है वो खाद तो क्या है, फसल को भी नुकसान है। अब फसल को नुकसान है खेत को नुकसान और फसल तैयार हुई खाने वाले को नुकसान है, उसका जो भी तैयार होता है खाद से। लागत तो बहुत ज़्यादा है और इसकी जो हमें बचत है बहुत कम है। लागत इसकी 1500 से आसपास जुताई में आ जाती है। 2.5 बीघा खेत है मेरा ये। और बाकी यूरिया है, डाई है, 1300 रुपये के डाई का कट्टा आया था, ठीक है। और अब यूरिया आया है, ये 350 का तो यूरिया है, और दवाई भी है 600 रुपये की। यानी कुल मिला के लागत ज़्यादा है। और नहीं, कुल लागत कितनी है? 4 से 5 हज़ार। देखिए, जब हमारे देश में हरित क्रांति हुई, तो जब विदेशों को में यहाँ किसी कंट्री का वो नहीं कर रहा, ना राजनीतिक मंच इसको हम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ देखिए, इसमें बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज का एक बहुत बड़ा रोल था। उनको मार्केट कहाँ मिला? हिंदुस्तान में, क्योंकि बहुत डाइवर्सिफाइड एनवायरनमेंट है। हिंदुस्तान में ऐसी ज़मीन भी है जहाँ वर्ष भर चावल पैदा होता है, और हिंदुस्तान में ऐसी ज़मीन भी है जहाँ वर्ष भर गेहूँ पैदा होता है। तो उस कंडीशन को उन्होंने देखा कि ये मार्केट हमारे लिए बहुत फीजेबल है, पेस्टिसाइड्स के लिए, फंजीसाइड्स के लिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए। तो वो कभी नहीं चाहते कि हमारा मार्केट ख़राब हो। तो इसलिए हम अपना जो पैसा है, जो हमारा किसान कमा रहा है, उसी कमाई को हम बढ़ा सकते हैं प्राकृतिक खेती के माध्यम से, और जो हमारा धन बाहर जा रहा है उसको भी हम रोक सकते हैं। देश में आज के दौर में छोटे मझोले किसानों की संख्या लगभग 86% है, जिनके पास खेती के लिए भूमि 5 एकड़ से भी कम है। और इन किसानों की हालत इसलिए खराब है क्योंकि खेती में रासायनिक खादों और दवाओं की वजह से खेती करने में लागत लगातार बढ़ रहा है। वहीं एक अनुमान के मुताबिक 1 एकड़ धान की खेती में उर्वरक और दवाओं पर 5 से 6 हज़ार रुपए का खर्च आ रहा है, जिसके चलते किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। तो जैविक खेती करने का वो तरीका है जिसमें हम पूर्णतया खेत में पैदा करने से लेकर और बाज़ार में पहुंचाने योग्य उत्पाद बनाने तक किसी भी प्रकार से केमिकल का प्रयोग नहीं करते। अभी पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ चर्चा चल रही है प्राकृतिक खेती की। तो प्राकृतिक खेती का तात्पर्य है कि हम जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का प्रयोग करते हुए, जो भी संसाधन हमारे पास हैं, उपलब्ध संसाधन, उनका प्रयोग करते हुए, जैसे हमें अपना पोषण तक प्रबंधन करें, कीट बीमारियों का नियंत्रण करें, हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा, वही प्राकृतिक खेती है। देखिए, हम भावार्थ को देखें तो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती एक ही चीज़ है। और आज से करीब 70-80 साल पहले जब हमारे पास रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशी, रासायनिक हमारे फफूंदी नाशक ये सब उपलब्ध नहीं थे, रसायन उपलब्ध नहीं थे, तो सब हम प्राकृतिक खेती करते थे। और प्राकृतिक खेती में हम ज़्यादातर अपने जो फार्म लेवल पर संसाधन उपलब्ध होते हैं उनके आधार पर खेती करते हैं, और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा अभी इस बीच कि प्राकृतिक खेती को और जैविक खेती को अलग अलग ना समझा जाए, दोनों एक ही चीज़ है। खेती में किसानों को लगातार नुकसान हो रहा है। इसका मुख्य कारण हानिकारक कीटनाशकों का उपयोग है। इससे न केवल किसानों की लागत बढ़ रही है, बल्कि भूमि का प्राकृतिक स्वरूप भी बदल रहा है। रासायनिक खेती से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई तो लोगों के स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट आई है, और रासायनिक खादों के इस्तेमाल के चलते ही किसानों की पैदावार का आधा हिस्सा उसी में खर्च हो जाता है। वहीं यदि किसान खेती में अधिक मुनाफा और फायदा कमाना चाहता है तो उसे प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर होना चाहिए। रासायनिक खादों को अगर हम अपनी खेती में इस्तेमाल ना करके खाने पीने की काफ़ी चीज़ें उगाते हैं तो इन खाद्य पदार्थों में जिंक, आयरन जैसे कई सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक हैं, और रासायनिक खादों की वजह से ही ये तत्व नहीं पाए जा रहे हैं। आपको बता दें, रासायनिक खाद और कीटनाशक के उपयोग से खाने वाले अनाज, सब्जी और फल अपनी गुणवत्ता खो रहे हैं, और लोगों के शरीर पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। और दूसरे केमिकल आधारित खेती से जमीनों का उपजाऊपन धीरे धीरे घट रहा है। मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन भी बिगड़ रहा है। इस तरह
हो रहे नुकसान को देखते हुए जैविक खेती का उपयोग करना जरूरी हो गया है। आज के वक्त में रासायनिक खेती के लिए सरकार किसानों को 75,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है और हमारे देश में हर साल 5 करोड़ टन केमिकल फर्टिलाइजर बाहर के देशों से आयात किया जा रहा है और इसकी खरीदारी के लिए 75,000 करोड़ रुपए से 2 गुना पैसा खर्च हो रहा है। पहले तो हमें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जैविक खेती की आवश्यकता क्यों है या प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों है। देखिए, सबसे पहला कारण तो ये है कि हमारे देश में जितनी भी खेती होती है इसमें 98% खेती ज़मीन पर होती है, बाकी हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स या जो कंट्रोल कंडीशन में खेती बहुत कम मात्रा में होती है। तो पहला कारण तो हमारे जो पिछले 40-50 साल में रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग करके अपनी मृदा को मुर्दा बना दिया, इसलिए हमको जैविक खेती के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा कारण है कि हमने जो केमिकल्स का प्रयोग किया उससे हमारे वातावरण दूषित हुआ, इसलिए हमको जैविक खेती करनी चाहिए और किसानों को इस बीच आकर्षित होना चाहिए। तीसरा कारण ये कि जो भूजल है हमारा, वो भूजल केवल ऐसा नहीं है कि यदि हमने रसायनों का प्रयोग किया तो वहीं का भूजल खराब हुआ। भूजल तो नीचे जाके सब जगह मिल जाता है, तो रसायनों की वजह से हमारा भूजल प्रभावित हुआ और उससे हमारे जो भी आसपास की जनसंख्या है उसको तरह तरह के रोगों का कारण बना वो। और एक बहुत बड़ा कारण है क्यों प्राकृतिक खेती के बारे में हमको सोचना चाहिए या इस पर मंथन करना चाहिए, किसानों को इसको अपनाना चाहिए कि हमारे देश में लगभग लाखों करोड़ का फर्टिलाइज़र बाहर से आयात किया जाता है और उसमें मैं मुख्यतः बात करूंगा पोटैशिक फर्टिलाइज़र्स की। जो पोटैशिक फर्टिलाइज़र का बहुत से किसान तो डालते नहीं हैं क्योंकि उनको मिल नहीं पाता, क्योंकि टोटली पोटैशिक फर्टिलाइज़र बाहर से आयात किया जाता है। जो हमारा MOP है वो बाहर से आयात किया जाता है। तो यदि हम जैविक खेती पर 10-15% किसान भी मूव करते हैं तो हमारी सरकार को भी बहुत हद तक मदद होगी। आप इससे समझ गए होंगे कि केमिकल की खेती से किसान से लेकर देश दोनों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। केमिकल की खेती किसानों के लिए बहुत टिकाऊ भी नहीं है। किसानों का खेती से लगाव बना रहे, हमारी ज़मीनों से लगातार बेहतर उत्पादन मिलता रहे और किसानों के मुनाफों की बढ़ोतरी हो, इसके लिए हरित क्रांति आधारित कृषि में रिसर्च करते हुए अब उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, जिससे किसान से लेकर सरकार और भविष्य की खेती के लिए ज़रूरी है। बता दें, केमिकल खेती से अगर लागत बढ़ेगी तो किसान उस लागत के हिसाब से MSP मांगेगा और इसके चलते सरकार पर अतिरिक्त बोझ भी बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ आज के समय में रासायनिक खेती के लिए सरकार को वर्तमान समय में 1 लाख करोड़ के ऊपर सब्सिडी देनी पड़ रही है। अब आपको बताते हैं कि प्राकृतिक खेती क्या है। प्राकृतिक खेती करने का एक तरीका है जिसमें बिना किसी लागत के खेती की जाती है। कुल मिलाकर कहें तो ये पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित खेती है। प्राकृतिक खेती बाहर से किसी भी उत्पाद का कृषि में निवेश को भी खारिज करता है, यानी जीरो बजट पर प्राकृतिक खेती में देशी गाय के गोबर एवं गौमूत्र का उपयोग करते हैं और इस विधि से 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए मात्र एक देशी गाय के गोबर और गौमूत्र की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों के नाम संदेश सुनिए, जिसमें PM नरेंद्र मोदी ने किसानों को जीरो बजट फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब मिट्टी ही जवाब दे जाएगी तब क्या होगा? जब मौसम ही साथ नहीं देगा, जब धरती माता के गर्भ में पानी सीमित रह जाएगा, तब क्या होगा? आज दुनिया भर में खेती को इन चुनौतियों से दो चार होना पड़ रहा है। ये सही है कि केमिकल और फर्टिलाइजर ने हरित क्रांति में अहम रोल निभाया है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हमें इसके विकल्पों पर भी साथ ही साथ काम करते रहना होगा और अधिक ध्यान देना होगा।
खेती में उपयोग होने वाले कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर हमें बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है। बाहर से, दुनिया के देशों से अरबों खरबों रुपया खर्च करके लाना पड़ता है। इस वजह से खेती की लागत भी बढ़ती है, किसान का खर्च बढ़ता है और गरीब की रसोई भी महंगी होती है। ये समस्या किसानों और सभी देशवासियों की सेहत से जुड़ी हुई भी है। इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता। इससे पहले की खेती से जुड़ी समस्याएं भी विकराल हो जाए, उससे पहले बड़े कदम उठाने का ये सही समय है। हमें अपनी खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर नेचर यानी प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही होगा। हमारी भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मुहिम है, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कृषक की आय दुगनी हो। उसका एकमात्र माध्यम बनता है प्राकृतिक खेती, क्योंकि इसमें लागत कम है और आय अधिक है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ की चर्चा और करना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि किसान की आय दुगनी करने का केवल 2 माध्यम हैं। या तो अपनी लागत कम करें आप, या किसान अपने खेत के या फार्म स्तर पर मार्केटेबल प्रोड्यूस तैयार करें। और प्राकृतिक खेती से जब विष मुक्त आपका उत्पाद होगा, उसका मार्केट वर्ल्ड में बहुत बड़ा है। लगभग 20,000 करोड़ का मार्केट आपके लिए इंतजार कर रहा है। तो देखा आपने कि प्राकृतिक खेती से किसान कैसे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। दरअसल प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है और ये भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है और इस प्रकार की खेती में जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हीं को खेती में कीटनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। प्राकृतिक खेती में कीटनाशकों के रूप में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे राख, फास्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में प्रकृति में उपलब्ध जीवाणुओं, मित्र कीट और जैविक कीटनाशक द्वारा फसल को हानिकारक जीवाणुओं से बचाया जाता है। जो ताकत खाद में है, फर्टिलाइजर में है, वो बीज, वो तत्व प्रकृति में भी मौजूद है। हमें बस उन जीवाणुओं की मात्रा धरती में बढ़ानी है जो उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसमें देसी गायों की भी अहम भूमिका है। जानकार कहते हैं कि गोबर हो, गौमूत्र हो, इससे आप ऐसा समाधान तैयार कर सकते हैं जो फसल की रक्षा भी करेगा और उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएगा। बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज आप प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं। इस खेती में ना तो खाद पर खर्च करना है, ना कीटनाशक पर। इसमें सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है और बाढ़ सूखे से निपटने में भी ये सक्षम होती है। चाहे कम सिंचाई वाली जमीन हो या फिर अधिक पानी वाली भूमि, प्राकृतिक खेती से किसान साल में कई फसलें ले सकता है। यही नहीं, जो गेहूं, धान, दाल या जो भी खेत से कचरा निकलता है, जो पराली निकलती है, उसका भी इसमें सदुपयोग किया जाता है। यानी कम लागत, ज्यादा मुनाफा।
यही तो प्राकृतिक खेती है। बता दें, प्राकृतिक खेती के 4 सिद्धांत हैं। पहला, खेतों में बिल्कुल भी जुताई नहीं करना, यानी न तो उसमें जुताई करना और न ही मिट्टी पलटना। धरती अपनी जुताई स्वयं स्वाभाविक रूप से पौधों की जड़ों में प्रवेश और केंचुओं और छोटे प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवाणुओं के जरिए कर लेती है। दूसरा, किसी भी तरह की खाद तैयार या रासायनिक उर्वरकों का उपयोग न किया जाए और इसके तहत हरी खाद और गोबर की खाद को ही उपयोग में लाया जाता है। तीसरा, निंदाई गुड़ाई न की जाए, न तो हलों से न शाकनाशियों के प्रयोग द्वारा। खरपतवार मिट्टी को उर्वरक बनाने और जैव बिरादरी में संतुलन स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। दरअसल इसका बुनियादी सिद्धांत यही है कि खरपतवार को पूरी तरह समाप्त करने की बजाय नियंत्रित किया जाना चाहिए। और चौथा, रसायनों पर बिल्कुल निर्भर न करना। खेतों को जोतने और उर्वरकों के उपयोग जैसी गलत प्रथाओं के कारण जब से कमजोर पौधे उगना शुरू हुए, तब से ही खेतों में बीमारियां लगनी और कीट असंतुलन की समस्याएं खड़ी होनी शुरू हुई। छेड़छाड़ न करने से प्राकृतिक संतुलन बिल्कुल सही रहता है। मैंने खुद जो अपना गेहूँ उगाया पिछले साल, मैंने 1 किलो गेहूँ में 10 किलो गेहूँ में 4 क्विंटल गेहूँ निकाले। हो सकता है केमिकल वाले में उससे ज़्यादा निकलते हों, पर अगर किसान की हम बात करें तो उनके पैसे यूरिया के बच रहे हैं, डीएपी के बच रहे हैं, डाई के बच रहे हैं, पेस्टिसाइड के बच रहे हैं, वो भी सेविंग है। प्लस जब आपका प्रोड्यूस निकलता है, हो सकता है 6 क्विंटल की जगह 4 क्विंटल निकल रहा हो, पर वो 6 क्विंटल अगर हम 20 रुपये किलो बेचते हैं तो ये 30 रुपये किलो बिक रहा है। तो फिर नेट बात तो वही है, आपका इनकम तो उतनी हो रही है, प्लस आपके पैसे बच रहे हैं पेस्टिसाइड के और फर्टिलाइज़र के। वहीं देश में जब प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ बढ़ने की बात हुई, तो रासायनिक खेती के करने वाले पक्षधरों का मत था कि क्या प्राकृतिक खेती से देश की 125 करोड़ अधिक जनता के लिए अन्न की उत्पादन करने का कोई रिसर्च डाटा है। और इसकी चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है और किसानों के मन में डर है। लेकिन वहीं बात करें तो पिछले 2 दशकों से लेकर बीज उपचार के लिए जैविक दवाएं, कीटों को मारने के लिए जैविक कीटनाशी और आईपीएम तकनीक का इस्तेमाल देश में हो रहा है और इसका सार्थक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। बस अब बात आती है कि प्राकृतिक खेती में रिसर्च करने की। वहीं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि किसान धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हों। अब सवाल उठता है कि क्या देश के किसान वाकई में प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक हो रहे हैं? हमारे देश में प्राकृतिक खेती के लिए संसाधन तो उपलब्ध हैं, लेकिन क्या किसानों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है? वहीं केंद्र सरकार की ओर से पिछले साल 22 दिसंबर को कैबिनेट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि पाठ्यक्रम शामिल करने और इस पर रिसर्च करने के लिए ICR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को निर्देशित किया है, जिसके चलते ये एक हरित क्रांति के बाद बदलाव देखने के तौर पर देखा जा सकता है। तो अभी आपने देखा कि प्राकृतिक खेती हमारे लिए कितना फायदे का सौदा है और हम केमिकल खेती में हो रहे जो नुकसान है उसको हम प्राकृतिक खेती के जरिए दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे देश में कोई केमिकल खाद और फर्टिलाइज़र नहीं थे, तब भी हमारे देश के किसान खेती करते थे और अधिक अन्न उपजाते थे। उस समय हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो क्यों न हम केमिकल खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें और जिससे हम अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम में आगे भी हम कुछ नई जानकारियाँ आपके लिए लेते आएंगे।